महिला और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रदेश के नवचयनित मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों के चयन के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण और बाल विकास विभाग श्रीमती टीना जौहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवचयनित मुख्य सेविकाएं, फार्मासिस्टगण और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जहां पर ये नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी स्थलों पर उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं, जिसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट की चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व तो होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, ये क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश
एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदरबांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई, और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या
प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज मैं देख रहा था आजमगढ़ का नौजवान भी जब यहां पे चयन हुए हैं, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयनित हुई हैं, मैं देख रहा था एक समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुनकर के डरते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? इन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था। जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य है। याद रखना, कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आप आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। तो अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। कोई अनुमान करता था उत्तर प्रदेश में बेटियों का चयन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा, एक साथ वे चयनित होकर के शासन के व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे? और आज ये केवल महिला और बाल विकास विभाग में नहीं, अब तो यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने 60,244 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। इस 60,244 में 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045, एक ही भर्ती में 12,045 बेटियां भर्ती हुई। याद करिए, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी। और यहां पर हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं, उस भर्ती में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 40,000 से अधिक बेटियों को केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती किया। 40,000 से अधिक। यानी ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी उनमें पहले भी रही हो, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई हैं, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर दे रही हैं, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही हैं। सरकार ने भी इन 8 वर्षों में प्रयास किया है।
आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। अभी आपने देखा होगा विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था,